दोस्तों नमस्कार। आजकल जिस तरह से दिल्ली में घोटालों की चर्चा चल रही है, चाहे वो शराब नीति का घोटाला हो या मुख्यमंत्री आवास का घोटाला या और बाकी टेंडर्स में की गई घपलेबाजी, क्या इन सबको रोकना बहुत मुश्किल है? मुझे नहीं लगता। देखिए, पूरी दुनिया में हर देश में हर तरह का काम हो रहा है। खासकर आपने देखा होगा कि भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी हर तरह के काम होते हैं, लेकिन वहां पे दो चीजों की जो ध्यान रखा जाता है वो महत्वपूर्ण है। पहला है ट्रेसेबिलिटी, कि किसने किसको कब कौन सा कागज दिया। इससे ये पता लगता है कि जो प्रोसीजर शुरू हुआ या जो प्रोसीजर फॉलो हुआ, उसके पीछे जो लोग थे, क्या उन्होंने पूरी तरह से पॉलिसी को समझा या कोई थर्ड पार्टी ने इंटरवीन करके सिस्टम को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करी। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। आज जब आप पेपर फाइल किसी को हैंडओवर करते हैं या किसी को आप आगे बढ़ाते हैं, तो ये पता नहीं लगता कि किसने किसको कौन सी फाइल दी। ये भी अपने आप में भ्रष्टाचार का एक तरीका है, क्योंकि जिन्होंने घपले किए हैं वो साफ बच जाते हैं ये कह के कि हम तो वहां थे ही नहीं, हमें जानकारी नहीं थी। उदाहरण के लिए, जिस तरह से लीकर पॉलिसी दिल्ली की बनी, उसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो विटनेस है वो है मनीष सिसोदिया के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, अरविंद। उनके बयान के आधार पे ये पूरा केस चल रहा है। समझिए कि अगर केजरीवाल के घर में जो फाइल बाय हैंड दी गई फाइल अरविंद को कि आप इस बेस पे पॉलिसी बनाएं, अगर ये नहीं होता, मनीष सिसोदिया या केजरीवाल वो फाइल इलेक्ट्रॉनिकली अरविंद को देते, तो इसमें ना तो केजरीवाल बच पाते, ना मनीष सिसोदिया। और आपको इतनी बड़ी सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारे प्रूफ सबके सामने थे। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिसी बनी उसमें किस किस ने साइन किए, अभी यह समझ में भी नहीं आ रहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने किन आधार पे, किन लोगों के सजेशन और एक्सपर्ट्स को ध्यान में रख के ये पॉलिसी बनाई। तो दोनों जगह पे गैप होने के कारण इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इतना बड़ा घपला हो गया। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है इसको फिक्स करना कोई मुश्किल नहीं। पहली बात तो यह है कि भारत सरकार ने आज एक डिजिटल इंडिया का कैंपेन चलाया है। हर ऑफिस को ई ऑफिस से जोड़ दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर 100% एनफोर्समेंट अभी भी नहीं है। तो सबसे पहले जो भारत सरकार को करना चाहिए कि कोई भी अधिकारी किसी भी मंत्री से या जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी से या सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी से पेपर फाइल नहीं लेगा। अगर उनको और सॉफ्टवेयर चाहिए आप दे सकते हैं। कंप्यूटराइजेशन सिस्टम में आप एक बार खर्चा करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जहां तक बात है ट्रेनिंग की, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो अधिकारी ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते या जो कर्मचारी ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते, आप उनको नॉन सेंसिटिव पोजीशन पे भेज दीजिए, जहां से उनकी पब्लिक डीलिंग और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में ना आए। इससे एक तो उनका अपने आप साइडलाइन हो जाएगा सिस्टम में, वो खुद लोग साइडलाइन हो जाएंगे, किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे को नहीं हैंडल कर पाएंगे। और दूसरा, इस देश में जो अननेसेसरी पेपर वर्क है, जिस तरह से फाइलें भरी रहती हैं ऑफिस में, वो सब खत्म हो जाएंगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजिटाइजेशन को लेके जितने भी प्रोसीजर्स हैं भारत सरकार के, जैसे ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, दिल्ली सरकार के कानून में यह कहा गया है कि सारी फाइलें सीएम तक जाएंगी। अगर सीएम उन कागजों पे आज साइन नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन अगर ये प्रोसीजर होता कि वो फाइलें जब तक सीएम के पर्सनल अकाउंट से, जो उनका ऑफिशियल अकाउंट बनेगा ई ऑफिस में, जब तक वो खुद ये डिक्लेरेशन नहीं करेंगे कि मैंने ये फाइलें पढ़ ली हैं और इसमें सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास जितने डाउट थे मैंने सब समझ लिए हैं, जब तक वो डिक्लेरेशन नहीं देंगे, वो फाइल फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, पॉलिसी बनने के लिए या फाइनेंशियल रिलीज के लिए आगे नहीं जा सकती। अगर ये सिस्टम ऑटोमेटिक होता और अगर केजरीवाल साहब खुद साइन करने के मूड में नहीं थे, तो आप ये समझिए कि सारी फाइलें सीएम ऑफिस के अकाउंट में जाके रुक जाती और जनता का या देश का नुकसान नहीं होता। इसीलिए मुझे लगता है कि इस देश में अगर हमें करप्शन को हटाना है,
और अधिकारियों और नेताओं की मनमर्जी को खत्म करना है, इस देश को कानून और सिस्टम के हिसाब से चलाना है, तो 3-4 बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो कोई भी फाइल जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो, जनता के पैसे का इस्तेमाल हो, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, जहां पे भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है या जहां पे भी पॉलिसी इम्प्लीकेशन है जिससे पब्लिक वेलफेयर की बात आती है या नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, कोई भी फाइल पेपर फाइल पे साइन नहीं होगी। और ये मुश्किल नहीं है क्योंकि आज हम सबके सब ई ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं सरकारों में। दूसरा, अगर उसी फाइल के अंदर ये लिख दिया जाए कि मान लीजिए मंत्री ने किसी अधिकारी को बुला के चर्चा करी, तो ये मंत्री या अधिकारियों को ये लिखना मैंडेटरी होना चाहिए कि किसको बुला के उन्होंने चर्चा करी या इस चर्चा में कौन कौन लोग शामिल था। इनफॉर्मल नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए, डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए। अगर डिस्क्रिशन पे भी मंत्री अगर डिसीजन लेते हैं तो डिस्क्रिशन का जो रीजन है वो मंत्री को राइटिंग में देना होगा। अगर सिंपली ये कह दिया जाए कि मंत्री ने बात सुन ली है और ओके कर दिया है, ये नहीं चलेगा। अगर सिस्टम को बाईपास करना है या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में डाइवर्ट करना है तो प्रॉपर रीजनिंग राइटिंग में देनी होगी, ताकि इससे ये पता लगे कि मंत्री जी ने भी दिमाग लगाया है या नहीं, या किसी और के प्रेशर में या किसी और स्थिति में या किसी और नियत से उस फाइल को पास किया है। तो जब तक हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, ट्रेसेबिलिटी नहीं लाएंगे, करप्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि गड़बड़ करने वालों को पता है कि हमारा नाम तो है नहीं, हमने तो फाइल पे साइन किए नहीं, इसीलिए वो सब बच जाते हैं। आज स्थिति यह है कि हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। अगर हमें सिस्टम को सुधारना है तो मेरे भारत सरकार के लिए 4 सुझाव हैं। पहला सुझाव, कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल जिसमें फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व हैं वो पेपर फाइल नहीं होगी, क्योंकि उसकी ट्रेसेबिलिटी होना जरूरी है कि फाइल कहां से शुरू हुई, किसने कैलकुलेशंस करी, क्या मुद्दे थे, किस पॉलिसी के आधार पे क्या हुआ। जो भी अधिकारी वो फाइल को आगे बढ़ाएगा वहां पे 4 डिक्लेरेशन देना उसको मैंडेटरी होना चाहिए, और 4 में सिर्फ 4 टिक करने हैं। पहला, मैंने इस प्रोसीजर को और फाइल को और सिस्टम को पूरी तरह से समझ लिया है, पहली बात। दूसरा, मेरा इसमें कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, चाहे मेरे रिश्तेदार, पॉलिटिकल, सोशल, कोई मेरा ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है जिसके कारण मैं ये फाइल साइन करूंगा, मेरे पे कोई कंपल्शन नहीं है, ये डिक्लेरेशन। तीसरा, मैंने किस किस अधिकारियों के साथ इस फाइल को डिस्कस किया और चर्चा करी, वो अगर आप उसमें उन अधिकारियों का एम्प्लॉयमेंट नंबर लिख सकते हैं तो बहुत उचित होगा, ताकि पता रहे कि वो अधिकारी कल को अगर घपला होता है तो वो अधिकारी विटनेस के रूप में सीबीआई या ईडी के सामने आ जाए। और चौथा, मैं ये फाइलें पूरी होशो हवास में साइन कर रहा हूं, और मैं जो भी ये फाइल साइन कर रहा हूं इसके इम्प्लीकेशंस मेरे पे होंगे, मैं इसका जवाबदेही होऊंगा। जब तक ये 4 डिक्लेरेशन नहीं होंगे, कोई भी पॉलिटिशियन फाइलों को सीरियसली नहीं लेगा, अधिकारियों पे दबाव डालेगा, और कल को अगर कोई घपला सामने आता है तो पॉलिटिशियन आसानी से बच जाते हैं और अधिकारी फंस जाते हैं, और खासकर जूनियर अधिकारी फंस जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाएं, और जो प्रोसीजर है वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस जो सरकार का होता है कि कैसे कैसे फाइल मूव करेगी, कौन कौन अधिकारी किस किस पे साइन करेगा, ये फाइलें सॉफ्टवेयर के माध्यम से मूव करनी चाहिए। वहां पे सिस्टम को बाईपास करने का कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे अरविंद के केजरीवाल की लीकर पॉलिसी के केस में एक्सपर्ट्स कमेटी को बाईपास करके और अधिकारियों को बाईपास करके अलग अधिकारी को यह काम दिया गया कि आप इस पे पॉलिसी बनाएं, और आज सारे राजनीतिज्ञ ये बोल रहे हैं कि साहब हम तो इन्वॉल्व थे नहीं, करप्शन हुआ नहीं। ये अपने आप में एक फ्रॉड है। इसको रोकने के लिए डिजिटल सिस्टम और टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूरी है। अगर अरविंद को ये फाइल इलेक्ट्रॉनिकली मिली होती तो ये लीकर घोटाला नहीं होता, क्योंकि ना तो केजरीवाल और ना सिसोदिया कटघरे में जाना चाहते, इसलिए ना वो इस तरह की फाइल बना के अरविंद को मजबूर करते कि वो पॉलिसी बनाने में आगे बढ़े।
इसी तरह से जिस तरह से अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ सीएम हाउस का, अगर वो भी डिजिटल अप्रूवल्स होते, क्योंकि वहां पे सतेंद्र जैन ने पूरे सिस्टम को बाईपास करके अधिकारी को ये लिखा कि आप डायरेक्ट मेरे पास आएंगे, अगर ये डिजिटली होता और थ्रू प्रॉपर चैनल होता तो ये घपला नहीं होता। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ छोटे कामों में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लेकिन जहां घपले रोके जा सकते हैं, जहां अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है, जहां पे ट्रेसेबिलिटी हो सकती है, हम वहां पे टेक्नोलॉजी का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये एक चिंता की बात है। और डिजिटल इंडिया होने के बाद अगर करप्शन नहीं रुक पाता है, ट्रेसेबिलिटी नहीं हो पाती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती है, तो डिजिटल इंडिया सिर्फ स्कूलों और हॉस्पिटल में डेटा एंट्री के लिए बनाया गया है क्या? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और आईटी मिनिस्ट्री को इस पे ध्यान देना चाहिए। चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, इंटरलॉकिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी बगैर प्रॉपर ऑथराइजेशन के सिस्टम को बाईपास ना कर सके। आज बैंकिंग में ये काम हो रहा है। बैंक में कौन आदमी किस बैंक अकाउंट में क्या एंट्री कर रहा है, ये हर क्लर्क की एंट्री से, उसके पासवर्ड से पता लग जाता है। क्या ये बाकी डिपार्टमेंट्स में नहीं हो सकता? जब बैंकिंग में हम कर सकते हैं तो बाकी जगह क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? अपने विचार रखिए। क्या डिजिटल इंडिया इस देश से करप्शन हटाने के लिए कारगर हो सकता है? अगर हाँ, तो आप प्रधानमंत्री जी को अपने विचार लिखिए, ट्विटर के माध्यम से पीएमओ पे मैसेज डालिए कि डिजिटल इंडिया का उपयोग अगर भ्रष्टाचार की मुहिम को रोकने के लिए नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार की मुहिम को स्ट्रांग करने के लिए नहीं हो सकता, तो फिर इस डिजिटल इंडिया का मतलब क्या रह जाता है? तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। अगर आज आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर एक बार मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। वंदे मातरम। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।